Hello and welcome to Raj Malhotra's IAS. Continuing our discussion further in the Smart Crash Course series of polity, today we will be discussing the topics related to the Election Commission and the election issues that were covered in the newspapers and in the news items throughout last year. तो जो आज हम टॉपिक्स की बात करेंगे दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, criteria for recognition of national party and state party, model code of conduct, VVPAT, पोस्टल बैलेट, सर्विस वोटर्स एंड डिलिमिटेशन कमीशन। ये सारे वो टॉपिक्स हैं इलेक्शन से लेके जो आपके पिछले पूरा साल न्यूज में रहे थे, स्पेशली ड्यू टू 2019 जनरल इलेक्शंस एंड इवन आफ्टर द इलेक्शंस दैट वर कंडक्टेड इन लेट 2019 एंड अर्ली 2020, राइट। तो स्टार्टिंग विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो एज ऑल ऑफ यू नो दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी which is responsible or which is solely responsible for the conduct of elections in India with the posts or offices related to Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas and Vidhan Parishads. Even it conducts the elections of president and vice president, right? तो ये सारे जो ऑफिसेस के इलेक्शंस हैं, these all are conducted by योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। विधानसभा से हमारा मतलब है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विधान परिषद से हमारा मतलब है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। तो अक्सर लोगों में कंफ्यूजन हो जाती है दैट एज मेनी पीपल गेट कंफ्यूज दैट वेदर द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स द इलेक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. But one thing is to be kept in mind, or you should remember this, that it is the Election Commission of India which is responsible for conduct of elections of state legislative assemblies as well as state councils. जो आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज, राइट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है जी। तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है इलेक्शन कमीशन को लेके। इट टॉक्स अबाउट दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ठीक है जी। पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस कि उसको मॉनिटर करने का, डायरेक्ट करने का एंड पूरे के पूरे इलेक्शन को कंट्रोल करने का ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इट शैल बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। तो जो हमने यहां पे बात करी वो कहां दिया हुआ है? इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सॉरी, अगर हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन दैट इज नोन एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड देयर आर 2 अदर इलेक्शन कमीशंस, ठीक है जी। अब जो आर्टिकल 324 जो है वो आर्टिकल 324 बात क्या करता है? इट सेज दैट इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज प्रेसिडेंट में फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है जी। तो ये जो आपका आर्टिकल है 324, इट डज नॉट स्पेसिफाई पर्टिकुलरली कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 1 मेंबर होगा, 2 मेंबर होंगे, 3 होंगे या कितने होंगे। अब 1990s तक हिंदुस्तान में क्या चलता रहा? देयर वाज 1 मेंबर इलेक्शन कमीशन, ठीक है। 1 मेंबर इलेक्शन कमीशन होती थी और उसको अपॉइंट करते थे। बट late 1980s and early 1990s, 2 other election commissioners were also appointed. The case was filed in Supreme Court and what Supreme Court said? Supreme Court said कि as per Article 324 ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक ही इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है, तो ये मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकती है और ये सब कुछ डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कितने मेंबर बॉडी होगी, ठीक है जी। तो प्रेसिडेंट ने 1990s में जाके डिसाइड कर दिया कि देयर विल बी 3 मेंबर्स। तो 1 वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 वर द इलेक्शन कमिश्नर्स। तो आज के टाइम पे जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दैट इज अ 3 मेंबर बॉडी, ठीक है। बट वन थिंग इज टू बी केप्ट इन माइंड दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर enjoys the security of tenure and he can be removed in the similar manner as Supreme Court judge, and the time of his office is 6 years or 65 whichever is earlier, whereas the 2 other election commissioners can be removed by president on advice of chief election commissioner। कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोल दिया तो प्रेसिडेंट जो है वो दोनों बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव कर देंगे। तो जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं दे डू नॉट एंजॉय द सेम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंजॉयज, ठीक है। बट द
issue is, or the major point is, that when it comes to power and decision making, all are equal. That is, chief election commissioner do not enjoy or does not enjoy any kind of veto. कि अगर डिसीजन लिया जाएगा तो इट केस टू बी टेकन बाय 2:1, ठीक है जी। अगर 3:0 हो गया तो बहुत बढ़िया बात होगी, पर अगर एक डिसएग्री करता है तो ये जो डिसएग्रीमेंट है इट कैन बी इवन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मतलब अगर 2 इलेक्शन कमिश्नर एग्री करते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिसएग्री करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि बात मानी नहीं जाएगी। 2:1 की रेशियो से भी डिसीजन जो होगा वो माना जाएगा, ठीक है जी। तो ये पावर और डिसीजन मेकिंग में सब एक तरह से इक्वल ही है, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जैसे कि हमने पहले बात करी, राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन सच रीजनल कमिश्नर्स एज ही मे कंसिडर नेसेसरी टू असिस्ट इलेक्शन कमीशन। कि रीजनल कमिश्नर्स भी जो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन से बातचीत करने के बाद, इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद, जो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करेंगे इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने में। अब ये जो पॉइंट है ये हमने डिस्कस किया कि कंडीशन जो है सब राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वाली बात है वो इन पॉइंट्स में दी हुई है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर लिए है, एक बार आप प्लीज इसको पढ़ लेना, ठीक है जी। इंडिपेंडेंस वाली बात भी वही है, ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे रिमूव होते हैं वो हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जहां हमने जुडिशरी डिस्कस किया है वहां पे हमने इंपीचमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी डिस्कस किया है। एक बार अगर आपको किसी को दिक्कत है तो प्लीज वो जाके वीडियो देख लेना, ठीक है जी। इसके बाद बात आती है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। कि जो फंक्शंस ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पावर क्या है कि उसके जो ये अपने इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं उसके अलावा दे हैव द पावर टू डिटरमिन द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। कि जो डीलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करेगा उसके बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो एरियाज को या टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करेगी। अब ये डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है ये आज ही के वीडियो में लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले आगे चलते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है इट कैन प्रिपेयर एंड रिवाइज इलेक्टोरल रूल्स, ठीक है जी। जो वोट डालने के लिए इलेक्टोरल रूल्स बनते हैं जिसमें सबका नाम होता है कि हु ऑल आर रजिस्टर्ड वोटर्स, ये सारा काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। शेड्यूल ऑफ इलेक्शन डिसाइड करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। ये शेड्यूल ऑफ इलेक्शन की तो इतनी ज्यादा पावर है इलेक्शन कमीशन के पास कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया हुआ है कि नोबडी, नॉट इवन कोर्ट्स कैन इंटरफेयर इन दिस, नॉट इवन कोर्ट्स कैन इंटरफेयर इन द शेड्यूल ऑफ इलेक्शन। कि अगर इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि यहाँ पे एक फेज में इलेक्शन होने हैं, 2 फेज में होने हैं, 7 फेज में होने हैं, जितने मर्जी ऑफ फेजेस या जिस प्रकार से भी शेड्यूल बनाना चाहे वो इलेक्शन कमीशन की पावर है। कोई भी, चाहे लेजिस्लेचर है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे जुडिशरी है, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन की शेड्यूलिंग ऑफ इलेक्शंस की पावर में, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन क्या करता है? रिकॉग्निशन करता है पॉलिटिकल पार्टीज की। ये देखता है कि वेदर दिस पॉलिटिकल पार्टी इज रजिस्टर्ड और नॉट, ठीक है। और उसके साथ साथ इलेक्शन सिंबल्स भी अलॉट करता है। और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में डिस्प्यूट आता है, ठीक है, रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये जो इलेक्शन कमीशन है इट वर्क्स एज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी एंड डिसाइड्स दैट हु विल गेट विच सिंबल। जैसे आपने लास्ट ईयर सुना भी होगा, लास्ट टू लास्ट ईयर there was a dispute in Tamil Nadu as well as in Bihar with regard to the symbol of a political party, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी था, समाजवादी पार्टी में था, जनता दल यूनाइटेड में था, एंड इवन द पार्टी ऑफ AIDMK, ठीक है। तो अल्टीमेटली इट वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हु डिसाइडेड दैट हु विल गेट द सिंबल ऑफ द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सारा काम जो है ये भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही हाथ में होता है। इसके आगे अगर हम देखें तो ये क्या करता है? इट ऑल्सो अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स, ठीक है। सॉरी, कि जो अगर इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स होते हैं या जिसमें कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉल्व करने की या इंक्वायरी करने की जो पावर होती है वो भी इलेक्शन कमीशन के पास होती है। इसके बाद जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है इलेक्शंस के दौरान कैंडिडेट्स ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने, इट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन। एंड ऑल्सो
to prepare the roster for publicity of policies of political parties on radio, TV, times and elections. ठीक है, इसके बाद प्रेसिडेंट को एडवाइस करना डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, जैसे कि अगर किसी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कोई एमपी एमएलए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर जब उन्हें रिमूव करते हैं तो वो किसकी एडवाइस पे रिमूव करते हैं? दे रिमूव दैट इंडिविजुअल ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर कहीं पे पोल रिगिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है, वायलेंस होती है, तो इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर भी इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर सकता है या कैंसिल कर सकता है. जैसे कि लास्ट अगर आपको याद होगा तो तमिलनाडु में एक बूथ में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा करप्शन हो रही थी, तो वो एक बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन लिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि जब पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया था, कैंसिल कर दिया था उस दौरान जब वहां पे करप्शन जो थी, यहाँ फ्रीबीज जो थी वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी. ठीक है, तो ये पावर भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास होती है. ठीक है जी, सुपरवाइज इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन को करना, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, रजिस्टर करना, ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये सारी जो हैं ये फंक्शंस हैं आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के. ठीक है, तो आई होप यू हैव गॉट द बेसिक आइडिया ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स फंक्शन एंड इट्स इंडिपेंडेंस. अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जब हम फंक्शंस की बात कर रहे थे तब हमने बात करा कि इट डिसाइड्स दैट वेदर अ पॉलिटिकल पार्टी इज टू बी रजिस्टर्ड और इट इज अ नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी. अब किस बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करता है दैट वेदर इट इज अ नेशनल पार्टी और नॉट, वो क्राइटेरिया है ये 3 पॉइंट्स. ठीक है, अब इन 3 पॉइंट्स में बात क्या है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी 6% वैलिड वोट्स लेती है 4 या उससे ज्यादा स्टेट्स में, 4 और मोर, ठीक है, 6% और वैलिड वोट्स, 6% ज्यादा वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन जनरल इलेक्शन दैट इज टू लोकसभा और टू लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, या फिर इन एडिशन इट विंस 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी और 4 स्टेट्स. कि मतलब 4 सीट्स मिनिमम वो पॉलिटिकल पार्टी जीते लोकसभा में उस इलेक्शन में. ठीक है, या फिर देखो और की कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि ये तीनों फुलफिल करनी है, और की कंडीशन है कि और के बेसिस के ऊपर भी काम चल सकता है. या तो वो पहली कंडीशन फुलफिल करती हो या फिर वो दूसरी कंडीशन फुलफिल करे. वो दूसरी कंडीशन क्या है? इफ इट विंस 2% ऑफ सीट्स इन लोकसभा एट जनरल इलेक्शन एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स. मतलब कि जो लोकसभा में टोटल सीट्स होती हैं जो दैट गो टू पोल, ठीक है, कि आउट ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा दैट इज 545, out of the total seats in Lok Sabha, that is 545, a party must win at least 2% of seats in that particular election. ठीक है, 2% ऑफ सीट्स का मतलब क्या हो गया कि ऑलमोस्ट पार्टी जो है वो 11 सीट्स जीते उस इलेक्शन के दौरान. ठीक है, तब जाके जो है पार्टी जो है वो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है. और तीसरी क्राइटेरिया क्या है? दैट इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिक स्टेट पार्टी और रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स. ठीक है, ये 4 या उससे ज्यादा स्टेट्स में इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी. अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि पिछले साल एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, प्राइमरीली इट फंक्शंस इन मेघालय, वहां पे इसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया गया था. ठीक है, तो अब हिंदुस्तान में 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं. नेशनल पीपल्स पार्टी और उसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड तृणमूल कांग्रेस. ये सारी जो हैं दीज 8 आर द नेशनल पार्टीज इन इंडिया. अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बार बार डिमांड भी करता रहा है और लॉ कमीशन ने भी और बाकी सारी कई कमेटीज ने भी रिकमेंडेशन में दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास डी रजिस्टर करने की पावर भी होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है. जैसे अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में अब ऑलमोस्ट 2000 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं. तो अब उन 2000 में से कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कभी इलेक्शन नहीं लड़ी हैं, रजिस्टर हो जाती हैं, पैसे लेती हैं और अपना काम करती रहती हैं. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि यार पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर करने का भी पावर इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है. ठीक है जी, ये है क्राइटेरिया फॉर नेशनल पार्टीज. अब इसके बाद जो है ये है क्राइटेरिया फॉर स्टेट पार्टी. स्टेट पार्टी को कैटेगराइज करने के लिए 5 कैटेगरीज हैं या 5 हमारे पास क्राइटेरियाज हैं.
पहला क्राइटेरिया क्या है कि इफ इट सिक्योर्स 6% ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन स्टेट एट जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। ठीक है, कि उस स्टेट में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कम से कम 6% वोट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को मिले, और इसी के साथ साथ इट शुड विन एटलीस्ट 2 सीट्स। ठीक है, 6% वोट मिले और 2 सीट्स वो जीते। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, 6% ऑफ वैलिड वोट्स उस स्टेट में जब इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के, तो 6% वोट्स उस स्टेट से उसको कम से कम मिले, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट से दैट पार्टी शुड गेट एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स, और उसके इन एडिशन इट शुड विन 1 सीट इन लोकसभा फ्रॉम दैट स्टेट। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि 3% ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, और साथ ही साथ इट शुड गेट 3 सीट्स इन द पर्टिकुलर स्टेट, मतलब 3%। सपोज करो कि एक स्टेट में आपकी 30 सीटें हैं, तो अगर 3% है तो मतलब एटलीस्ट इट शुड गेट अराउंड 10 सीट्स, अदरवाइज इट कैन गेट ओनली 3 सीट्स एज वेल। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फॉलो हो रहा हो तो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो सकती है। इसके अलावा चौथी कंडीशन जो थी वो ये है कि इफ इट विंस 1 सीट इन लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट्स और फ्रैक्शन देयर ऑफ अलॉटेड। कि सपोज करो कि एक स्टेट में 50 सीटें हैं लोकसभा की, तो उसमें से अगर इलेक्शन कमीशन ने ये अलॉट कर दिया कि भाई एक सीट पे या एक सीट हर 25 सीटों के पीछे जीतने में आपको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, तो मतलब 50 सीटें हैं तो इट दैट पार्टी शुड विन एटलीस्ट 2 सीट्स। ठीक है, या अगर उस फॉर एग्जांपल स्टेट में 50 भी नहीं, 25 भी नहीं, 10 सीटें हैं, तो इलेक्शन कमीशन ये बोल दे कि भाई एक सीट तो जीतोगे कम से कम, तब जाके आपको दर्जा मिलेगा। तो इसके अलावा इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर सकता है कि क्या क्राइटेरिया हो सकता है। अब एक क्राइटेरिया जो है ये 2011 में इंक्लूड करा गया था। अब ये 5वां क्राइटेरिया बना स्टेट पार्टी को चुनने का, ये दर्जा देने का कि ये स्टेट पार्टी है कि नहीं। वो क्राइटेरिया क्या था कि इफ इट सिक्योर्स 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा फ्रॉम द स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, कि 8% इलेक्शन जो है वोटें जो हैं वो कम से कम ले वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है जी, तो ये क्राइटेरिया है स्टेट पार्टी को दर्जा देने का। ठीक है, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल पार्टी एंड दिस इज द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट पार्टी। प्लीज गो थ्रू दिस वंस एज इट कैन बी आस्क्ड इन द पेपर, स्पेशली इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो था ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था पिछले साल, क्योंकि 2019 के जनरल इलेक्शन थे, और अभी भी जैसे आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में इलेक्शन हुए तो काफी ज्यादा वहां पे भड़काऊ भाषण भी दिए गए थे, जिसकी वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट काफी ज्यादा न्यूज में रहा। अब है क्या कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है दैट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टीज ने किस तरह बिहेव करना है इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस के टाइम के ऊपर, ये जो है ये क्राइटेरिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में दिया जाता है। ठीक है, अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये लागू कब से होता है और इट बिकम्स ऑपरेशनल फ्रॉम द डेट द इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड। कि मतलब फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ये बोल दे कि भाई 15 जून से इसी स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, तो जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल डिसाइड अनाउंस कर दिया कि 1 जून को आके इलेक्शन कमीशन ने बोला कि 15 जून से इलेक्शन होंगे, तो 1 जून से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, जिस दिन तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते। ठीक है, तो डेट ऑफ अनाउंसमेंट से लेके रिजल्ट तक जो है वो इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। अब याद रखने वाली बात क्या है ये कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना ये एनफोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कि इसको एनफोर्सिएबल नहीं है, इट इज जस्ट अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज। पर कुछ इसमें प्रोविजंस जो हैं दे कैन बी ब्रॉट अंडर इंप्लीमेंटेशन बाय द कंडीशंस लाइक आईपीसी, सीपीसी एंड इवन आरपीए 1951। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जनरल ट्रिविया है दैट केरला वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन 1960 इलेक्शंस। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के की प्रोविजंस जो हैं वो क्या हैं कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो नहीं इस्तेमाल की जा सकती इलेक्शंस के लिए। दूसरा क्या है कि बदलियां जो हैं वो सरकार अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर सकता है उस पर। मंत्री पोलिंग स्टेशन पे नहीं जा सकते अपने ऑफिशियल स्टेटस के हिसाब से, दे कैन ओनली गो एज नॉर्मल वोटर्स। ठीक है, कोई नया वेलफेयर पॉलिसी या नई पॉलिसी लॉन्च नहीं की जा सकती, सरकारी खर्चे में से ऐड नहीं दी जा सकती।
ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के की प्रोविजंस है। ठीक है, इस स्लाइड को और इस प्रोविजन को एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। बट द प्राइमरी प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, स्पेशली द थर्ड पॉइंट, जिसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट वाज इन न्यूज वाज वीवीपैट। ठीक है, ईवीएम्स भी न्यूज में था और उसके साथ ही वीवीपैट न्यूज में था, क्योंकि लोगों ने ये कहा अक्सर कि भैया ईवीएम जो है ना उसमें दिक्कतें आ रही हैं या उसको टेम्पर किया जा सकता है। तो प्रूफ करने के लिए, फाइनलिटी के लिए इन्होंने क्या कर दिया, वीवीपैट का डिसीजन ले लिया। वीवीपैट का डिसीजन जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि हर जगह वीवीपैट जो होगा वो कंपलसरी होगा। ठीक है, अब वीवीपैट होता क्या है कि अगर आपने वोट डाला है 2019 के जनरल इलेक्शन में या फिर उसके बाद जो कंडक्ट हुए स्टेट इलेक्शन है, तो आपने ये देखा होगा कि जब आपने वोट डाला तो सामने एक बोर्ड, सामने उसमें एक पेपर ट्रेल आता है और उस पेपर ट्रेल में आपका कैंडिडेट जिसको आपने वोट डाला उसकी पार्टी का सिंबल और जो नंबर अलॉट हुआ होता है वो उसमें दिखता है। अब वहां से वो पेपर ट्रेल जो है वो एक सील्ड डब्बे में जाके गिर जाता है। अब इससे क्या होता है, इससे एक तरह से सेंस ऑफ श्योरिटी होती है वोटर को कि जिसको उसने वोट डाला वो वोट सही जगह पे गया है। ठीक है, पहले ईवीएम से नहीं पता लगता था, अब वीवीपैट के ट्रायल से ये पता लग सकता है कि जो आपने वोट डाला क्या वो सही जगह गया है कि नहीं गया है। ठीक है, तो वीवीपैट में यही है, यही आगे आपका इन पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो प्लीज एक बार देख लेना। ठीक है, जैसे एक बार दोबारा बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट डाला। ठीक है, तो जब आपने वोट डाला तो सपोज करो कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम है ए। ठीक है, तो जब आपने ए कैंडिडेट को वोट डाला तो उसके बाद एक पेपर ट्रेल आएगा जहां पे उसका नाम होगा, उसकी पार्टी का सिंबल होगा और उसको जो नंबर अलॉट हुआ है, सपोज तीसरा नंबर उसको अलॉट हुआ है, तो वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है ये वीवीपैट में दिखता है और उसके बाद जाके वो एक सील्ड बॉक्स में गिर जाता है। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर प्रोसीजर ऑफ वीवीपैट। नेक्स्ट दैट वाज इन न्यूज वाज पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन ने इस बार इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर 1961 के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को अमेंड करा गया और सीनियर सिटीजन्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ साथ जो लोग एसेंशियल सर्विसेज पे बाहर होते हैं जैसे रेलवे, स्टेट ट्रांसपोर्ट, एविएशन, इनको एब्सेंटी वोटर लिस्ट में इंक्लूड करके पोस्टल बैलेट्स की ऑप्शन दे दी गई। अब ये जो एब्सेंटी वोटर होते हैं, एब्सेंटी वोटर वो होते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। एब्सेंटी वोटर रेफर्स टू अ वोट कास्ट बाय समवन हु इज अनएबल टू गो टू पोलिंग स्टेशन, कि जो वोट डालने नहीं जा सकता, पोलिंग बूथ पे नहीं जा सकता, उसको एब्सेंटी वोटर कहते हैं। ठीक है, कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को दिल्ली इलेक्शन में पहली बार एब्सेंटी वोटर कंसिडर किया गया और पोस्टल बैलेट की जो थी वो ऑप्शन दी गई। ठीक है, तो इन लोगों को सीनियर सिटीजन्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड द पीपल हु आर एंगेज्ड इन एसेंशियल सर्विसेज, दे ऑल आर इंक्लूडेड अंडर एब्सेंटी वोटर लिस्ट। ठीक है, अब इसके साथ साथ सर्विस वोटर्स जो होते हैं जैसे कि मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी एक्ट, पुलिस फोर्सेस, पर्सन्स हु आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, दे ऑल कैन बी कंसिडर्ड अंडर द क्राइटेरिया ऑफ सर्विस वोटर्स। ठीक है, अब आगे सर्विस वोटर्स की हम दोबारा बात करेंगे। अब इस साल एक बड़ी ही अच्छी चीज जो थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंक्लूड करी थी, दैट वाज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट होती है, ये ईटीपीपीएस जो थी ये इलेक्शन कमीशन ने डेवलप करी थी सीडैक के साथ मिलकर, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग फॉर सर्विस वोटर स्पेसिफिकली। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैं सर्विस वोटर हूं, मैं हिंदुस्तान के बाहर बैठा हूं पर मैं हिंदुस्तान में आके वोट नहीं डाल सकता। ठीक है ना, सरकारी नौकरी में बाहर हो, अगर आप फॉर एग्जांपल आईएफएस बन जाते हो, बाहर चले जाते हो, या आप आईएएस बन जाते हो, आप किसी और स्टेट में बैठे हो, तो आप वोट नहीं डाल सकते। तो आपके पास क्या कर दिया कि गवर्नमेंट ने या इलेक्शन कमीशन ने आपको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट की ऑप्शन दे दी। अब उस केस में क्या होगा कि आपके पास एक क्यूआर कोड आएगा। ठीक है, एक क्यूआर कोड आपके पास आएगा और उस क्यूआर कोड के बेसिस के ऊपर एक आप वोट डालोगे। ठीक है, अब होता क्या है कि पहले ऐसा होता था कि अगर आपके पास रिकॉर्ड वो है पोस्टल बैलेट आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर वो पहुंच गई तो बहुत बढ़िया बात है। अब क्या है कि एक ओटीपी आएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक पिन आएगा, उस इलेक्ट्रॉनिक पिन के साथ एक यूनिक क्यूआर कोड होगा। अब इसमें एक तो डबल लेयर्ड सिक्योरिटी भी हो गई। इस डबल लेयर्ड सिक्योरिटी के साथ साथ आपकी वोट जो है वो सेफ भी है और साथ ही साथ सब लोग जो हैं वो वोट डाल भी पा रहे हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट ने काफी काम जो था वो इंप्रूव कर दिया या बेटर कर दिया सर्विस वोटर्स के लिए और पोस्टल बैलेट्स के लिए। ठीक है जी। इसके बाद जो अगली चीज पढ़ी आपने दैट इज सर्विस वोटर्स, जो हमने लास्ट में भी बात करी थी सर्विस वोटर्स की, वही है सर्विस वोटर्स। सर्विस वोटर्स क्या हैं? सर्विस वोटर्स जो हैं दे आर दोज पीपल दोज हु हैव सर्विस क्वालिफिकेशन। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि दोज हु हैव सर्विस क्वालिफिकेशन। ठीक है, सर्विस क्वालिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी। ठीक है, आर्मी एक्ट किन पे अप्लाई होता है? आर्मी, नेवी ऑफिसर्स, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, मतलब ये जो आपके सेंट्रल सर्विसेज होती है ना, सशस्त्र सीमा बल, सीएपीएफ, आईटीबीपी, दे आर ऑल एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज आर्म्ड वोटर्स। ठीक है, दोज एम्प्लॉयड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पोस्ट आउटसाइड इंडिया, मेंबर ऑफ आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ स्टेट सर्विंग आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, अब ये जो आपके क्लासिफाइड सर्विस वोटर होते हैं दे कैन ईदर वोट ईदर थ्रू पोस्टल बैलेट और थ्रू अ प्रॉक्सी। पोस्टल बैलेट जो है हमने पीछे डिस्कस किया, अब प्रॉक्सी की बात सुनते हैं कि प्रॉक्सी क्या होता है। प्रॉक्सी इज दैट दे आर entitled that they can select one person as a proxy who can vote on their behalf। कि सपोज करो आप सर्विस वोटर हो और रजिस्टर्ड सर्विस वोटर हो, अब आप वोट डालने अपने घर पे या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं आ सकते, पर आपने एक प्रॉक्सी वोटर सिलेक्ट कर लिया कि जैसे आपने बोल दिया फॉर एग्जांपल कि आपके भाई हैं या आपकी फैमिली में कोई भी है, वो आपका एक प्रॉक्सी वोटर बन सकता है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपको एक फॉर्म फिल करके सरकार इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना है। ठीक है, ओनली आफ्टर गेटिंग इट ऑथराइज्ड बाय द नोटरी और द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि जो फॉर्म नंबर 13F देखो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि उससे क्या होगा कि जिसको आपने सिलेक्ट किया है ही विल बी योर प्रॉक्सी वोटर, कि आप पे बिहाफ पे जाके या आपके बिहाफ पे जाके वो वोट डाल सकता है। एंड इससे क्या होगा कि आपकी वोट भी रजिस्टर होगी और साथ ही साथ यू विल नॉट मिस द वोटिंग। ठीक है, एंड सच प्रॉक्सी इंडिविजुअल और प्रॉक्सी वोटर विल कंटिन्यू टिल द टाइम द पावर गिवन टू हिम और हर बाय द सर्विस वोटर इज नॉट रिवोक्ड। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉक्सी वोटर। इसके बाद लास्ट में आता है डीलिमिटेशन कमीशन, की हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि डीलिमिटेशन कमीशन के साथ मिलके जो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनता है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज या लिमिट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि ये डीलिमिटेशन कमीशन है क्या। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली डीलिमिटेशन कमीशन वो करी थी, कॉन्स्टिट्यूट करी थी फॉर द पर्पज ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन फॉर द पर्पज ऑफ डीलिमिटेशन ऑफ असेंबली ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। ठीक है, इनकी असेंबली और लोकसभा की सीट्स को डीलिमिट करने के लिए, डिसाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करा था। ठीक है, अब जो जम्मू एंड कश्मीर है उसकी डीलिमिटेशन कमीशन जो है दैट विल बी बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 2001 एंड रेस्ट दैट इज ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड, इनकी डीलिमिटेशन जो होगी दैट विल बी एज पर द प्रोविजन ऑफ डीलिमिटेशन एक्ट 2002। सॉरी, मैंने 1 बोल दिया, इट इज जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड ऑन सेंसस 2011। ठीक है, नॉट 2001, 2011, और जो बाकी हैं उसमें डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के बेसिस के ऊपर काम होगा। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर वाला तो अभी काम चल रहा है, पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड वाले को पीस एंड पब्लिक ऑर्डर के बेसिस के ऊपर इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। दिस कमीशन इज हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रिटायर्ड रंजना देसाई। अब डीलिमिटेशन के बारे समझ लो कि डीलिमिटेशन होता क्या है, थोड़े नुक्ताचीनी सी इसमें समझ लेते हैं कि व्हाट इज आइडियली डीलिमिटेशन। Delimitation is basically process of fixing the territorial boundaries of a constituency। कि ये बताना कि यार एक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, एक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, किसी क्या बाउंड्रीज होंगी, ये डिलिमिटेशन का काम है। ठीक है, आर्टिकल 82 के अंडर पार्लियामेंट एनेक्ट्स द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, और 170 में स्टेट्स को भी पावर है कि वो डिलिमिटेशन कमीशन उनकी भी हो सकती है। ठीक है, पर हिंदुस्तान में आज तक सिर्फ 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनी है, 1952, 63, 73 एंड 2002। अब 1973 के बाद जो था इन्होंने फिक्स कर दिया था कि 1971 सेंसस तक एटलीस्ट 2000। उसके बाद जो 2003-2 में डिलिमिटेशन कमीशन बनी उसने फिक्स कर दिया 2026 तक। अब आगे जाके देखते हैं कि बाद में क्या बनेगा। अब इस जो डिलिमिटेशन कमीशन होती है इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इट वर्क्स इन द कोलैबोरेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में ही बात करी थी। उसके बाद अब इसके जो कमीशन के मेंबर्स होते हैं, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज चेयरपर्सन,
Chief Election Commissioner or Election Commissioner nominated by CEC, that either Chief Election Commissioner can be member or any other Election Commissioner as the Chief Election Commissioner decides. और उसके साथ साथ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट. तो ये जो है ये 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं एक डिलिमिटेशन कमीशन के. उसके अलावा इसके जो फंक्शंस होते हैं वही जो हमने बात करी, डिटर्मिंग द सीट्स, आइडेंटिफाइंग द सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, लॉ एंड ऑर्डर को फोर्स करना बिफोर एनी कोर्ट. ठीक है, 1981-91 में जैसे मैंने बताया कोई डिलिमिटेशन नहीं हुई और 2002 ने अल्टीमेटली इसको फिक्स कर दिया 2026 तक. ठीक है जी, तो ये थे आपके वो सारे टॉपिक्स जो इन न्यूज थे विद रिगार्ड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. आई होप यू आर थरो विद दीज टॉपिक्स एंड यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक आइडियाज with regard to these particular issues. All the best. Thank you very much.